नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर लगातार घमासान छिड़ा हुआ है। आज यानी गुरुवार को विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों में भिड़ंत हो गई। एसआईआर पर चर्चा के दौरान दोनों पक्षों में हाथापाई तक नौबत आ गई। मार्शल ने दोनों पक्षों को रोका। सदन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद भी दोनों पक्षों के विधायक भिड़े रहे। इस दौरान बीजेपी विधायक संजय कुमार ने माइक तोड़ दिया। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी विधायक संजय कुमार पर गाली देने का भी आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा कि भाजपाई गुंडों ने मुझे, मेरे माता पिता और बहन को गालियां दी। तेजस्वी ने आगे कहा कि लगातार हमारे भाषण को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। सदन में मेरे माता पिता को गाली दी जा रही थी, लेकिन मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मां बहनों की गाली वो व्यक्ति दे रहा था। मैंने स्पीकर को आपत्ति दर्ज कराई है कि वीडियो रिकॉर्डिंग निकाली जाए। कल डिप्टी सीएम गाली दे रहे थे, आज इनके चेले गाली दे रहे हैं। हम मुद्दे की बात कर रहे थे। सच सुनने की हिम्मत भाजपाई गुंडों में नहीं दिख रही। पहली बार देखा गया कि सत्ता पक्ष के लोग ही सदन में हंगामा कर रहे हैं। हार में इस वक्त एसआईआर पर आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई है। मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्षी विधायकों ने वेल में घुसकर नारेबाजी की। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। दूसरी पाली की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी विधायक वेल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुना दो। बताओ, सत्ता पक्ष के लोग, जब उप मुख्यमंत्री ऐसा है, जब लीडरशिप ही ऐसा है, तो उनके सदस्य कैसे होंगे? लगातार जो है हमारे भाषण को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा था। और हमने अगर कोई भी अपशब्द अगर कहा हो तो वो साबित कर दे, डिक्शनरी में बता दे कौन अपशब्द। ये तो भाजपा की संस्कृति है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि वो गालियों की डिक्शनरी है। हम लोगों का नहीं है ये। हम लोग कई बार जो है सत्र में रहे हैं। हम भी लगभग, मेरे को भी 10 साल पूरा हो गया संसदीय जीवन में या राजनीतिक जीवन में। आज तक हमने किसी को अपशब्द नहीं कहा है। मेरे चरित्र को ये लोग बदनाम करने की कोशिश ना करें। तुम कौन होते हो तय करने वाला? अब बीजेपी के डिक्शनरी में हो गया कि भी अपशब्द है। ये क्या अपशब्द है? ज्यादा जोर जोर से चिल्लाएगा तो पैंट गीला हो जाएगा। ये अपशब्द थोड़ी है। टॉन्ट है, टोनिंग है, व्यंग है, इसको अपशब्द कहेंगे। लेकिन अपशब्द तो हम सुन रहे थे वहां गाली, लेकिन फिर भी हमने रिएक्ट नहीं किया। मेरे माता और मेरे पिता को गालियां पड़ रही थी, माँ बहनों की गालियां वो दे रहा था वो व्यक्ति, और हमने आपत्ति जो है स्पीकर से कराई है। और हमने बोला है कि इसका वीडियो रिकॉर्डिंग निकाला जाए और इसमें क्या क्या बोला है। कल सीएम गाली दे रहे, डिप्टी सीएम गाली दे रहे थे, आज जो है इनका चेला चपाट गाली दे रहा है। इनके मंत्री जो है कूदते रहते हैं बिना कोई तर्क के। सच सुनने की हिम्मत इन भाजपाइयों गुंडों में नहीं रह गई है। हम मुद्दे की बात कर रहे थे, विथ एविडेंस बात कर रहे थे, तर्क के साथ बात कर रहे थे, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे थे। इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं, तो जाहिर से तौर पे ये लोग चाहते थे उत्पांग मचाना। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है संसद में कि सत्ता पक्ष के लोग ही कूद रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग हल्ला हंगामा कर रहे हैं। अरे विपक्ष का काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। भाई जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है, और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया? यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे।
तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। दूसरी पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो होगा तो उसमें भी हम लोग पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, इसके बारे में तो नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार का सलाह दिया, इसके बारे में सरकार में विजय चौधरी वगैरह क्यों नहीं बोले कुछ? क्योंकि छुपाना है, बचाना है चुनाव आयोग को। मिले हुए लोग हैं ये लोग। थैंक यू। और अभी असली खेला तो 1 अगस्त के बाद ये लोग करेंगे। क्या बोलते हो ARO जो ERO जो होते हैं, ERO जो है, असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया ठप्पी मार के। अभी 1 अगस्त के बाद असली चुनाव आयोग खेला खेलने जा रही है। हम लोगों की नजर है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोने जी, कांग्रेस से हमारे साथ शशांक रंजन जी, राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक अहलावत जी और आरजेडी से हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार रंजन जी जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजकुमार रंजन जी, आपके पास से आना चाहूंगा। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया है और कह सकते हैं कि उन्होंने अपने जो मन की भावना थी वो प्रकट की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर बेईमानी से ही चुनाव कराना है तो हम अपने गठबंधन के साथियों से बात करके जो चुनाव है उसका बहिष्कार करेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने विधानसभा के अंदर जो चल रहा है उसको लेकर भी बातें कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मेरे माता पिता और बहन को गाली दी जा रही है, ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी किसी से आज तक कोई उल्टा शब्द नहीं कहा। पुष्पेंद्र जी, मैं थोड़ा रेफरेंस देना चाहूंगा। पूर्वत हमारे बीजेपी के 2 दिवंगत जो लीडर थे, उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के संदर्भ में, सदन के संदर्भ में कुछ बातें कही हैं। उन पर गौर करने लायक बातें ये है कि हमारे बीजेपी के साथी को समझना चाहिए कि आपकी के लीडर अरुण जेटली साहब और सुषमा स्वराज ने कभी कहा था कि विधानसभा और लोकसभा सदन जो होता है वह विपक्ष का सदन होता है। विपक्ष अपनी आवाज उठाता है, आवाज उठाने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसका अधिकार है। जो आवाज उठाता है उसी आवाज की प्रत्युत्तर में जवाब सत्ता पक्ष के लोग देते हैं। बिल्कुल, यह लोकतांत्रिक मूल्य है और यही लोकतांत्रिक मूल्य आम जनता के जनहित में कार्य करने वाली तमाम गतिविधियों को दिशा निर्देश देते। लेकिन दुख की बात है कि अपने ही लीडर के उन वक्तव्यों को बीजेपी के सत्ता पक्ष के लोग जो है उलट व्यवहार कर रहे हैं और सदन में कार्रवाई ना चले इसके लिए तमाम गतिविधि में शामिल हो रहे हैं और गतिविधि में शामिल नहीं हो रहे हैं, वह गतिरोध पैदा कर रहे हैं। एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं कि विधानसभा ठीक से चले नहीं, विधानसभा में कुछ गतिरोध हो जाए और उस गतिरोध में अपने कही गई बातों को एक औपचारिक शब्दों के माध्यम से न बोलकर वह अनौपचारिक हो जा रहे हैं, एक शिष्टाचार के मूल्य को भुला दे रहे हैं। यह बहुत दुख की बात। आप विगत देखिए, कल की जो घटनाएं हुई विधानसभा में कितना पीड़ादायी और दुखदायी है कि विधानसभा अध्यक्ष बार बार यह कह रहे हैं और यह कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर के तरफ, उप मुख्यमंत्री के तरफ इशारा करके बोल रहे हैं, उनको इंगित करके बोला जा रहा है कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप हंगामा करना चाहते हैं क्या? उप मुख्यमंत्री होकर क्या सदन मैं चलाऊंगा क्या आप चलाएं? क्या तक कहना पड़ रहा है। और उल्टे उनकी भाषा देखिए, किसी ने बपोती कहा तो उसके प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा कि ये तो सरल सी बात है कि भाई विधानसभा सदन किसी के बपोती का नहीं है, ये शब्दावली है हिंदी का जो बहुत जिम्मेदार पूर्ण शब्दावली। लेकिन उसके उलट में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा कह रहे हैं कि विधानसभा किसी के बाप का होता है
और एक गाली शब्द का प्रयोग करके कहे गए, कह रहे हैं कि गुंडे के विरुद्ध लड़कर आए हैं। और इस तरह की भाषा का प्रयोग करके उन मूल्यों को खराब कर रहे हैं जो लोकतांत्रिक मूल्य है। विधानसभा सदन जो है विपक्ष का की आवाज को दबाया जा रहा है, जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। ठीक है। और आज जो कुछ भी हुआ तो और बिल्कुल घृणास्पद है। आप देखिए एसआर पर बातचीत चल रही है। तेजस्वी जी अपने संबोधन के शुरुआत में ही उन्होंने कल की घटनाओं पर दुख खेद व्यक्त किया और अपनी बातों को रखते हुए उन्होंने जनता मालिक होता है एसआईआर पर वह अपने वक्तव्य रख रहे थे। उसी बीच जो है उप मुख्यमंत्री, दूसरे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जिस तरह के भाषा का प्रयोग किया, आप देखिए क्या एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि आप एक बड़े राज्य के एक उप मुख्यमंत्री, आपकी जिम्मेदारी है, भाषा के शिष्टाचार होते हैं, उसका मूल्य होता है। आप शिष्टाचार को पार करते हुए और आप यह बोल रहे हैं कि इसका बाप ही अपराधी है। अरे करोड़ों लाखों लोगों की जनहित जन आकांक्षाओं के लीडर हैं लालू प्रसाद जी, उनके बारे में इस तरह की भाषा बोलना, जबकि स्वयं सम्राट चौधरी के पिताजी उन्होंने जो वक्तव्य दिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वह चल जाहिर है, मैं उसका पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूँ। पूरा सोशल मीडिया में आप भी जानते होंगे और यहाँ जो बैठे हुए तमाम साथी वह भी जानते होंगे। और फिर भी उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया, विधानसभा के जनता के जन आकांक्षाओं को तार तार कर दिया गया। और मैं यह बोल सकता हूं, यह बिहार के जनताओं की आकांक्षाओं को रौंदा जा रहा है। ठीक है। क्योंकि विधानसभा में एसआईआर पर कोई बहस करना नहीं चाहता है, विपक्ष चाहता ही नहीं कि इस पर बहस हो, इस पर कोई वक्तव्य हो। हाँ, लेकिन राजकुमार जी जो किया जा रहा है, हाँ, बोले नहीं, जो राजकुमार जी जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार है, सरकार की तरफ से जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उनका कहना है कि चुनाव आयोग के किसी भी मैटर को लेकर सरकार क्यों जवाब देगी, क्योंकि एसआईआर चुनाव आयोग करा रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ऐसी खबरें निकल कर आ रही है। देखिए पिछले 2 महीने से जब से एसआईआर चुनाव आयोग ने लाया है, तब से फिर पूछना चाहिए कि आप भारतीय जनता पार्टी से आप चुनाव आयोग का प्रवक्ता क्यों बने फिर रहे? चुनाव आयोग को जवाब देने देते ना। आप कहते कि जो भी समस्या है वो चुनाव आयोग जाने, आप जनता के फेवर में रहते, जनता की समस्याओं को सुनते, लेकिन आप तो वो कर नहीं पा रहे हैं। आप लगातार चुनाव आयोग के प्रवक्ता बने हुए हैं। उन तमाम तरह के उन निर्देश को जो चुनाव आयोग के द्वारा दिया जा रहा है, उन निर्देशों का पालन करने के लिए बहस कर रहे हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया है, उस हलफनामे में 780 पृष्ठों के हलफनामे में देखिए कहीं भी जिक्र नहीं है कि विदेशी लोग भारत में वहां से आ गए हैं, उनको यहां से निकालना है, इस तरह की बात तो उसमें चर्चा में है ही नहीं। उस हलफनामे में कहीं से भी उन चीजों की चर्चा नहीं है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि आप उन बिहार के उन जनताओं को, उन गरीब जनताओं को, अल्पसंख्यक को, दलितों को, पिछड़े वर्ग को, आदिवासियों को जो 11 दस्तावेज आपने निर्धारित किए हैं, वह निर्धारित किए हुए दस्तावेज उसके पास है ही नहीं। इसका सीधा अर्थ है आप घुसपैठिए को नहीं, उन गरीब मासूम जनताओं को, जिन जनताओं के पास अपना घर नहीं है, बाढ़ में वह पीड़ित होकर कहीं और जाकर ऊंचे जगह पर रहता है, बारिश में उसके घर में टप टप पानी चूता है, ऐसे जनताओं को आप वोटर लिस्ट से बाहर करना चाहते हैं। ठीक है, आकांक्षा, आशा और आकांक्षा, ठीक है राजकुमार जी, ठीक है। श्याम सलोने जी, विधानसभा में श्याम सलोने जी, बिहार विधानसभा को कुश्ती का अखाड़ा बनाया हुआ है, सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो। जो देखने को मिला, हाथापाई तक नौबत आई, मार्शल बीच में आए, उन्होंने एक दूसरे को रोका, मतलब भूल जाते हैं कि ये जो विधानसभा है, जो सदन है, वो उसमें
जनता की बात करने के लिए, उनके मुद्दे उठाने के लिए चर्चा की जाती है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि जनता किसी को याद भी है कि जनता के बारे में बात भी करनी है। पुष्पेंद्र जी, हाँ, आपको मेरे समस्त मित्रों को राधे राधे प्रणाम। राधे राधे। देखिए पुष्पेंद्र जी, निश्चित तौर पर विधानसभा में इस तरह की जो कार्रवाइयां होती हैं, एक दूसरे के साथ में जो दुर्व्यवहार और जो भाषा शैली है, वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। अब आरोप प्रत्यारोप विपक्ष लगाता है कि हम सदन नहीं चलने देना चाहते हैं। आप जो भाषा बोल रहे हैं तेजस्वी जी, ये भाषा संसदीय है, मर्यादित है इनकी बात। अब पेंट गीला हो जाएगा, ये भाषा इनको मर्यादित लगती है। अगर ये मर्यादित है तो जो अपोजिशन तुम्हारे सामने खड़े हैं तो उनकी भी मर्यादित है। फिर आप अपनी भाषा को मर्यादित बता करके सामने वाले की भाषा को गलत बताओ, ये ठीक नहीं है। पहले हमें खुद को सुधारना होगा। दूसरी चीज, अगर हमारे जैसा ये आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा नहीं है कि डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि तुम्हारे बाप ऐसे है, वो अगर बाप बोला है या आपके बाप चोर है या आपके बाप डकैत हैं, जो भी बोला है, बाप तब नहीं बोलना चाहिए। संसदीय तरीके से आपके पिताजी बोलना चाहिए। थोड़ा सा मान सम्मान तो रखना चाहिए। भाई आप विपक्ष के नेता हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, सलोने जी, मैं बोल रहा हूँ बाप और पिताजी में तो चलो चल जाएगा, पिताजी बोलो या बाप बोलो, लेकिन समस्या आ रही है जो चोर बोला जा रहा है, तो आपको उसमें बोलना चाहिए कि चोर नहीं बोलना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, हाँ, वो कोई डिप्टी सीएम थोड़ी ना बोल रहे हैं। ये डिप्टी सीएम के वक्तव्य नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सजा याफ्ता नहीं है क्या? कोर्ट ने उनको सजा नहीं दी है? कोर्ट ने सजा नहीं दी है, कोर्ट से वो सजा याफ्ता नहीं है, मुलजिम करार नहीं हुए हैं, तब गलत बोला जा रहा है उनके लिए। वरना तो पूरा बिहार उनको कहेगा चारा चोर का नाम उन पर पड़ा है। कोर्ट ने, जिस कोर्ट की हम संविधान की हम कसम खाते हैं, जिस संविधान की हम इतना सम्मान करते हैं, कोर्ट का खिलाफ हम लोग बोल नहीं पाते। कोर्ट जो फैसला करता है वो हम सबको मान्य होता है। उस कोर्ट के फैसले का तो सम्मान करना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि डिप्टी सीएम साहब ने कोई गलत बोला है। हाँ, बाप बोल देना ये थोड़ा सा लगता है कि गलत बोला है, पूरे प्यार से शब्दों का खेल है। भाई आपके पिताजी जो है वो भी एक चोर थे, उन्होंने भी जनता के साथ धोखा किया। जिस जनता ने आपको कई बार मुख्यमंत्री बनाया, आपको बिहार की जिम्मेदारी दी, उनके साथ आपने धोखा किया। और जब आपने धोखा किया, आप कोर्ट में गए के उसमें आप अपनी ईमानदारी सिद्ध नहीं कर पाए, आप चोर साबित हुए, तो इसमें क्या गलत कह दिया? अब चोर तो चोर नहीं कहोगे तो आप क्या कहोगे? नहीं, गलत तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने जिस तरीके से परिभाषित किया है कि चोर कहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सम्मान के साथ कहो। मुख्यमंत्री रहे हैं तो सम्मान हम देते हैं, बुजुर्ग हैं। अब ये वही लालू प्रसाद यादव जी हैं जिन्होंने अपनी बिटिया का नाम मीशा रखा था। मीशा क्यों रखा था? मेरे मित्र राजकुमार रंजन जी बैठे हैं। मीशा किसने रखा था? क्योंकि उस समय कांग्रेस की जो एक मीशा कांग्रेस के इंदिरा जी के समय पर लगा था, जिस तरीके से टेरर जब दिखाया गया था पूरा देश को, जिस तरीके से इंदिरा जी ने लहूलुहान कर दिया था, उसके विरोध में जब उनकी बेटी हुई तो उन्होंने मीशा नाम रखा कि ये जीवन भर में याद रखूंगा। ये सरकार ऐसी भी आई जिसे अलोकतांत्रिक तरीके से कैसे हत्या की थी। आज उसी पार्टी के साथ आप गठबंधन करने जा रहे हो। आज तो इतनी आपके लिए प्रिय पार्टी हो गई, और उस पार्टी के प्रिय बड़े नेता आदरणीय राहुल जी, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कर्नाटक में एक सीट पर फर्जीवाड़ा हुआ था। एक सीट का सबको क्या मालूम? मैं कहता हूँ सभी सीटों पर हुआ था, और अगर फर्जीवाड़ा हुआ था उसके बाद सरकार आपने बना ली, आप इस्तीफा दिलवाइए, कहिए कि फर्जीवाड़े की सीट हुई है, हम इस्तीफा देते हैं और हम ईमानदारी की जो चुनाव होगा उसमें हम सरकार बनाएंगे। ठीक है, SIR पर बात करते हो। ठीक है। मैं एक 10 सेकंड ले रहा हूँ। बिहार में आप बात करते हो कि इतने वोट कट गए, आपने कोई नोटिस दिया? आपके चुनाव आयोग को कोई नोटिस दिया कि किसके कट गए? आपके पास कोई ब्यौरा है कि जातीय कट गए? आप अगर आप पिछड़ा दलित, ठीक है,
ठीक है, ठीक है समझे। मुस्लिम, मुझे बताइए कि आपका क्या ब्यौरा हाँ, है, ठीक है, कितना कटे, ठीक है। और जब कटे थे, हाँ मैं जवाब ले लूंगा उनसे। शशांक रंजन जी, तेजस्वी यादव का बयान आपने सुना होगा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर पहले से ही सरकार ने सब कुछ फिक्स किया हुआ है, बेईमानी करनी ही है, तो फिर हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो इंडिया गठबंधन के पार्ट है, आप भी साथ देंगे फिर उनका? जी नमस्कार, और पैनल में बैठे मेरे सभी साथियों को प्रणाम। यह जो बिहार विधानसभा में देखने को मिल रहा है, सबसे पहले तो मैं इसकी निंदा करता हूं, क्योंकि विपक्ष के हंगामे और विपक्ष के तरफ से विरोधाभास जायज है, लेकिन जब हरकतें सत्ता पक्ष की ओर से होने लगे तो इसकी निंदा होनी चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष की यह जिम्मेदारी होती है कि वह पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर चले। और जहां तक बात हो रही है चुनाव के बहिष्कार की, तो चुनाव का बहिष्कार लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अगर लोकतांत्रिक मूल्यों की बात किया जाए तो लोकतंत्र में एक समय के बाद निर्वाचन की प्रक्रिया आवश्यक होती है, और इस पर सभी साथी मिल बैठकर एक उचित निर्णय लेने का काम करेंगे। सरकार पर यह दबाव बनाने का काम करेंगे कि किस प्रकार से बिहार के हित में, देश के हित में कार्य किए जाए, किस प्रकार से गलत नीतियों का विरोध करते हुए उसे फलीभूत होने से रोका जा सके। हम इन चीजों पर चर्चा करके आम सहमति से अंतिम रूप से बयान प्रसारित करने का काम करेंगे। फिलहाल अगर तेजस्वी जी ने कहा है तो इस पर विचार किया जाएगा। तेजस्वी जी इंडिया अलायंस के बिहार में एक बड़े चेहरा है, और कहा जाए तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं। तो अगर वे कह रहे हैं तो अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, और हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, और इस पर मिलजुल कर निर्णय लेने का काम करेंगे। ठीक है डॉक्टर अभिषेक अहलावत जी, क्योंकि आपने भी देखी होगी बिहार विधानसभा की तस्वीर, क्या कुछ चल रहा है उसमें, दोनों तरफ से अलग अलग बयानबाजी, क्या कुछ भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, हाथापाई तक नौबत आ रही है। दूसरे अब ये आरोप भी लगने शुरू हो चुके हैं, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। साफ तौर पर उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहेगा, ठीक है, बेईमानी करनी ही है इनको, तो फिर हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अब चुनाव का बहिष्कार करके तो इनका और ज्यादा नुकसान है। ऐसा लग रहा है जैसे तेजस्वी यादव ने हार मान ली हो। जी बिल्कुल, सर्वप्रथम सभी जो पैनल के साथी हैं उनको मेरा प्रणाम, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। पुष्पेंद्र जी, ऐसा लग रहा है कि जो भाषा की और मर्यादा की जो बातें की जा रही हैं वो बचकानी लगती हैं, क्योंकि दुनिया के आप देख लीजिए सारी विधानसभाओं का यही हाल है। राजनेताओं से मर्यादित व्यवहार की उम्मीद करना कम से कम आज की जनरेशन को छोड़ देना चाहिए। वो जनरेशन ने जा चुकी जो मर्यादा में रहा करती थी, और आगे आगे स्थिति और खराब लग रही है, तो उसको तो साइड में रख दीजिए। भाषा की मर्यादा तो पुरानी चीजें हो चुकी। हमें इस मुद्दे की जड़ तक पहुंचना होगा। विपक्ष का कहना यह है कि जो ये SIR इलेक्शन कमीशन करा रहा है, बेसिकली विपक्ष का कहना यह है कि इससे हमारे वोटरों का नाम काटना चाहता है। उससे पहले अभिषेक जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं एक बार कहूंगा कि अभिषेक जी का फोन कट चुका है, एक बार वो कनेक्ट करें। राजकुमार जी, स्थिति क्या कुछ आगे आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि जनता को उम्मीद यही है कि भैया विधानसभा का मानसून सत्र है और इसमें जो हमारे मुद्दे हैं वो उठाए जाएं, दोनों तरफ से चर्चा हो। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा मानसून सत्र के दिन रोज हंगामे की भेंट चढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ना तो आपको कुछ फायदा होने वाला है, सत्ता पक्ष का तो हो सकता है कि उनको थोड़ा बहुत फायदा भी हो कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो कुछ तो मेरे हिसाब से सहनशील खुद को भी बनना पड़ेगा। तो पुष्पेंद्र जी, आपके जवाब देने से पहले मैं हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता थे वो कुछ बोल रहे थे, हाँ, जो उनकी बातों पर मैं जो कुछ जवाब देना चाहता हूँ।
लालू जी के बारे में कि कोर्ट से सजा मिली और इस तरह की बातें जो बोल रहे थे। देखिए, लालू जी लाखों करोड़ों जनता की आशा और आकांक्षा है, सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पिलर है भारतवर्ष में। अन्याय और अपराध की जो श्रेणी है वो सत्ता के द्वारा उसका दुरुपयोग भी होता है। उस दुरुपयोग का एक उदाहरण लालू प्रसाद यादव है। जरा अब दो देशों का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। अमेरिका में जूनियर मार्टिन लूथर किंग थे, ठीक है, वह अन्याय और असमानताओं के विरुद्ध उठ खड़े थे और लंबे संघर्ष तक उन्होंने आवाज उठाते रहे और वर्षों तक उनको जेल रहना पड़ा। बाद में जब वही अन्याय और असमानता के विरुद्ध आम जनता खड़ी हुई तो समानता के भाव में न्याय मिला। और दूसरे नेल्सन मंडेला, जो आप जानते हैं श्वेत और अश्वेत की लड़ाई में लंबे संघर्ष तक लगभग 25 वर्षों तक जेल रहे, लेकिन अंततः संघर्ष करते हुए उनको जो है जेल से मुक्ति मिली और आम जनता को भी मुक्ति मिली। इसी श्रेणी में भारतवर्ष में लालू प्रसाद यादव भी, वह अन्याय के विरुद्ध, असमानताओं के विरुद्ध, एक सामंतवादियों के विरुद्ध उठ खड़े रहने वाले लीडर हैं। एक ऐसा लीडर जो जन आकांक्षा जो करोड़ों लोगों की थी, जो हाशिए पर खड़े व्यक्ति थे, उसको आधार दिलाने वाला एक क्रांतिकारी नेता है। आप देखिए, जो हाशिए का वर्ग था, सदियों से जो वर्ग सोया हुआ था, जिस वर्ग की बहुसंख्यक जनसंख्या, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी नहीं थी। एक शोषित वर्ग को, एक शोषक वर्ग के सत्ता को हस्तांतरित करके उन्होंने एक शोषित वर्ग को सत्ता प्रदान कर दिया। और उस सत्ता के प्रतिकार में जो शोषक थे वह उनको इस तरह के उदाहरण देकर अपराधी बना रहे हैं। आने वाला भविष्य बताएगा, इतिहास में जब उनका नाम दर्ज होगा तब यह उसी श्रेणी में आएंगे जैसे जूनियर मार्टिन लूथर किंग थे या नेल्सन मंडेला थे। हाँ, नहीं, बिल्कुल। और राजकुमार जी, एक दो नेता आपकी तरफ ऐसे भी हैं, जैसे अगर आप जानते हो आरजेडी के एक नेता हैं भाई अरुण, उन्होंने एक बार मांग भी की थी कि लालू प्रसाद यादव जी को भारत रत्न दिया जाए और जो हमारे यहाँ नोट चलते हैं, ठीक है, उन पर उनका फोटो भी छापा जाए। देखिए, मैंने कहा कि वर्षों बाद जब अतीत में इतिहास लेखन किया जाएगा, उस लेखन में वह उनके जो संघर्ष है, उनका जो अन्याय के विरुद्ध रहने का जो एक तेवर है, असमानताओं के विरुद्ध जो उनकी लड़ाई है, संघर्ष है, वह एक बड़े समाज योद्धा के रूप में, क्रांतिकारी, बदलाव के क्रांतिकारी के रूप में उनका नाम दर्ज होगा। चलिए, ठीक है, ठीक है। एलावत जी, आपका जवाब रह गया था। नहीं आ रही आवाज में। सर्वप्रथम मैं ये जो राजकुमार भाई जो कह रहे थे डॉक्टर साहब, उनके साथ अपनी सहमति प्रकट करना चाहूंगा कि लालू प्रसाद यादव जी का जो उदय हुआ जेपी आंदोलन में एक युवा नेता के तौर पे जब वो आए, तो बिहार की जनता ने इसी तरीके से उनका स्वागत किया कि जैसे किसी नेल्सन मंडेला को जेल से छोड़ा गया हो, और हाथों हाथ उनके पास सत्ता आई, उनको मुख्यमंत्री की सीट मिली और उन्होंने, आप देखिए, कितनी सेवा करी। वहां पे आप ये देखिए कि कोई मंत्री का बेटा वो क्या ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है। एक आईपीएस की वाइफ के साथ लगातार कई साल तक बलात्कार होता रहा इनके ही मंत्री के बेटे के द्वारा। उनकी हिम्मत नहीं हुई, वो आज भी गूगल पे सर्च कर लीजिए, आज भी वो केस है। लड़कियों की लाश मिला करती थी गाड़ियों में और गायब हो जाते थे, डिस्पोज हो जाते थे। इनकी बेटियां डॉक्टर हैं और पता नहीं कौन सा एग्जाम उन्होंने कब क्लियर किया, मेरे को जानकारी नहीं। बहुत ही सज्जन व्यक्ति उन्होंने, देखो बिहार की जनता के लिए जो उन्होंने करके दिखाया। देखिए, एक आदर्श पुरुष क्या करता है, उसके बच्चे देखिए, चाहे कोई पढ़े ना पढ़े, परंतु आज की तारीख में वो मुख्यमंत्री होने के दावेदार, शिक्षा मंत्री, चाहे वो 10वीं पास करने लायक ना हो, डॉक्टरेट लिए बैठे हैं बच्चे, चाहे उन्होंने एक दिन क्लास ना अटेंड करी हो,
अरे इतने महान व्यक्ति को तो नोबेल पीस प्राइज से संबोधित करना चाहिए। उनके चेले जो थे वो इतने भले, इतने ही दयालु लोग थे कि जेल में बैठ के न्याय हुआ करते थे। लोगों को तेजाब के ड्रमों में डुबा डुबा के शुद्धि की जाती थी। अरे बिहार की तो इतने अच्छे दिन थे जनाब। पर हम लोग यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वासी हैं, हम किसान लोग हैं। हर साल हमारे यहाँ हमारे गांव में 400-500 बिहार के लोग आके बिहार की जो संपन्नता है उसकी जानकारी दिया करते थे कि कितना सुख है लालू जी के बिहार में। अरे इतने महान व्यक्ति को मैं प्रणाम करते हुए अब अपना आंसर देना चाहूंगा पुष्पेंद्र। मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं आगे से अब मैं अपने आंसर पे आऊंगा। आपने कहावत सुनी होगी पुष्पेंद्र भाई कि चोर मचाए शोर। आपने सुना है एक कहावत थी, चोर मचाए शोर, और एक और कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जस्टिस जिसके साथ नहीं होता है ना, मैं इससे कनेक्शन किसी का नहीं कर रहा हूँ। मैं इससे किसी नेता को या किसी इन लोगों को कनेक्ट, आप ये मत समझिएगा कि मैं किसी नेता के विषय में ये बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश से बिहार को नहीं देखा जा सकता है, किसी को सुने होंगे आप, और जो वहाँ रहता है दोनों के अनुभव। जी हमारे कई बार वहाँ पे जाना होता था। हमारे यहाँ के लड़कों की जब शादी नहीं होती थी तो बिहार से जाके शादी करके लाया करते थे। हमारे यहाँ हमारे गांवों में आसपास बहुत कुछ है, हमें पता है। बिहार के लोगों को औने पौने दामों पे अपनी लड़कियां बेचनी पड़ती थी। जिन लड़कों के हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शादी नहीं होती थी वो बिहार जाते थे और लड़कियों को खरीद के लाते थे। आपको जानकारी है? अब ये बिहार बनाया था आपने, पता है मगध का साम्राज्य था। ये चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, और आपके लालू प्रसाद यादव जी हमारे महान पुरुष, मैं सही बता रहा हूँ। उनके बाद अगर कोई पैदा हुआ है उनका चेला तो केजरीवाल है। उनकी टक्कर में और कोई नहीं। खैर छोड़िए, मैं आना चाहता हूँ इस पे। देखिए चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की चेकिंग करता ही करता है, ये फैक्ट है। और ये हमारे चार्टर में है, हमारे संविधान में है कि चुनाव आयोग समय समय पर ये सब चेकिंग करता है। ठीक है, ये तैयार थे इस चेकिंग के लिए। इनको इस चेकिंग से कोई समस्या नहीं थी जब तक कि इनके पास आधार कार्ड थे। परंतु कांग्रेस पार्टी ने दुर्भाग्य से ये गलती कर दी कि जब ये आधार कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया उसी समय उस पर लिख दिया गया था कि ये नागरिकता की पहचान नहीं है। उस पे साफ साफ लिखा हुआ है। और जो बात कर रहे हैं राजकुमार भाई के सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन से पूछा गया था वही इलेक्शन कमीशन ने बताया कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम ये कार्य करते हैं, हर इलेक्शन से पहले करते हैं। परंतु एक स्पेशल हम उसको सही करना चाहते हैं जो 2003 में हुई थी। उन्होंने कहा 2003 से पहले के जो भी वोटर हैं उनको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो नए वोटर आए हैं उनको आप डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पढ़िए। अगर फिर भी किसी को शक है, शंका है, तो उसके लिए उन्होंने 1 महीने का और समय दिया है। उस लिस्ट के बाद भी आपके पास 1 महीने का समय रहेगा। परंतु इससे ये पता चलता है कि चोर मचाए शोर और चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि इन्हें भी ये पता है, क्योंकि इन्होंने फर्जी आधार कार्डों की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं बिहार में, बंगाल में और हमारे उत्तर प्रदेश में भी। और हमारे यहाँ रोजाना धरपकड़ हो रही है। ये गोरख धंधे पकड़े जा रहे हैं कि फर्जी आधार कार्ड 2-2 हजार रुपए में, एक 1500 रुपए में मिल रहे हैं। पर ये केवल इस वजह से चिल्लाए, उससे पहले इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी जब तक कि इन्हें ये था कि आधार कार्ड के दम पे सत्यापन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस चिंता को भी छोड़ दें। कम से कम ये तो देखिए कि बहुत से लोग मरते हैं। 2003 के बाद कितने सारे लोगों की मृत्यु हुई होगी, क्या उनके नाम नहीं हटने चाहिए वोटर लिस्ट से? और देखिए इनको अगर अपनी कैंडिडेटसी पे, अपने लोगों पे भरोसा नहीं है तो, और सरकार पे भी भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, तो मुझे विश्वास है कि आरजेडी एक बहुत बड़ी पार्टी है बिहार की। इनके अपने बूथ लेवल कार्यकर्ता होंगे, उनको जिम्मेदारी सौंपे और कहे कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में अपने हर वोटर को लेके जाओ और सत्यापन कराओ। और जहां पे उसमें समस्या है तब ये बात अगर ये कहें कि इलेक्शन कमीशन के सामने हमने समस्याएं रखी, ये समस्याएं हैं, इतने नंबर्स हैं, तब समझ में आता है कि ये चिल्लाएं, ये तो इंक्वायरी शुरू होने से पहले ही चोर चोर चिल्ला रहे हैं। बिल्कुल ठीक। राजकुमार जी, क्या कुछ समस्या है? देखिए मुझे लगता है कि जो अभिषेक भाई हैं इनको
बिहार के पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी नहीं है और हल्की फुल्की जानकारी किसी सुनी सुनाई हुई बातों पर अपने मेरा सहपाठी आपके यहाँ जज है, मैं पिछले 10 साल से हर साल जाता हूँ आपके यहाँ। मुझे बोलने दिया जाए, आप बोल लिए। पहली बात तो यह है कि अब देखिए, चुनाव आयोग के द्वारा जो SR लाया गया, देखिए उसमें खामियां क्या है इसको समझिए, बिहार के पृष्ठभूमि में समझना होगा। हाँ। आप बाहर से स्टूडियो में बैठकर, AC रूम में बैठकर उस पर बहस करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। एक तो 2 महीना का समय है, उन 2 महीनों का समय बचा है, उसमें इतनी जल्दबाजी क्यों थी? अभी अभी जब चुनाव हुआ MP का और वहां से 40 MP चुनकर लोकसभा गया है और उन 40 MPओं के बदौलत मुझे लगता है 30 MP के बदौलत आपकी सरकार, केंद्र सरकार चल रही है। तो क्या वह गलत था? अचानक से बहुत सारे उसमें ऐसे तत्व थे जो नियम के तहत नहीं था, जो मतदान सूची में जिसका नाम गलत था। कितनी भ्रामक बात है, कितनी विसंगतियां हैं। अभी अभी चुनाव हुआ, क्या नीतीश जी जो चयन हुए चीफ मिनिस्टर का, तो उस समय भी गड़बड़ी थी क्या? और घूसपैठिए की जहां तक बात है, आप देखते हैं कि कोर्ट में, मैं अभी अभी बोला हूं उस पर कि कोर्ट में जो चुनाव आयोग के द्वारा 780 पृष्ठों में दिया गया, उसमें घूसपैठिए का तो नामो निशान नहीं है, उसमें चर्चा ही नहीं है। तो इतनी जल्दबाजी क्यों थी? आप करना ही था तो समय लेकर करवाते। आप इतनी जल्दी आप करवा रहे हैं, इसके कारण से परेशानी क्या है? परेशानी है कि बिहार का भूभाग 73% भूभाग जो है बाढ़ और मानसून का समय होता है। हाँ। किसान खेती का समय होता है। आप देखते हैं कि अभी अभी कल ही की बात है कि सत्ता पक्ष के 2 महत्वपूर्ण MP और एक ML है, दोनों विरोध कर रहा है। JDU के लीडर हैं गिरधर यादव, संसद में बोले हैं कि चुनाव आयोग को कोई अनुभव नहीं है, बिहार के पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिस तरह से नियम लागू कर दिया वह असंभव, अव्यवहारिक है, व्यवहारिकता ही नहीं है। और उन्होंने खुद उदाहरण दिया कि मेरा बेटा अमेरिका में, वो आगे कैसे बना लेगा? वो 2 महीना में आएगा, तब तक तो निकल जाएगा समय। हाँ। और राजकुमार जी, संजीव सिंह ने भी उन्होंने भी अपना दुख जाहिर किया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरी बात, हाँ, तीसरी बात की चुनाव आयोग के द्वारा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं। आप BLO को आनंद फानंद में कोर्ट को के निर्देश जो था कि आधार कार्ड को जोड़ें या मतदाता पहचान पत्र को जोड़ें, राशन कार्ड को जोड़ें, ये जो अभी अभिषेक जी बोल रहे थे, अब थोड़ा सा कोर्ट के उन निर्णयों को पढ़ लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा था, परामर्श दिया था कि आप इन तीनों चीजों में से किसी को जोड़िए। वो परामर्श था, आदेश नहीं था। उस निर्देश को भी नहीं माना गया। अब BLO जिस तरह से फॉर्म भराया जा रहा है, आप देखते हैं कि तमाम मीडिया के सोशल मीडिया पर आ रहा है कि किस तरह से फॉर्म भराया जा रहा है। अरे बिहार का डाटा है, कितने % निरक्षर है स्त्री पुरुष, अपने से फॉर्म नहीं भरा जा सकता है। BLO खुद से उसका नाम लिखकर अपना ही साइन कर दिया जा रहा है। अब पता नहीं जो भी है, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है कि निर्वाचन आयोग ने 98.01% जो वोटर है उनको कवर कर लिया है। और जो जानकारी मिल पाई है, 20 लाख ऐसे वोटर हैं जिनका निधन हो चुका है। इसके अलावा 50 लाख के करीब जो वोटर है उनकी वोट काटी जाएगी। कुछ भी कारण हो सकता है। पुष्पेंद्र जी जरा समझिए, इतनी जल्दबाजी आपने कर दी और पावती पत्र किसी को नहीं दिया। अब बिहार के पृष्ठभूमि से हम लोग हैं, जो लोग भी यहाँ जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे कि बिहार में घर घर, आप पूछ लीजिए किसी से भी, पावती पत्र दिया ही नहीं, जिससे आपने साइन कराया, जिससे फॉर्म भराया। घर घर जाने की बात थी, घर घर नहीं गए, एक जगह बुला लिया, कर दिया, उससे समझ लिया, साइन कर लिया। अरे पावती पत्र नहीं है, वो उस जो मतदाता सूची में उसका नाम है कि नहीं है, वो फॉर्म भरा कि नहीं भरा, उसका एक्नॉलेजमेंट तो है ही नहीं वहां जनता के पास। कल को उसका नाम अगर नहीं होगा तो उसके पास क्या प्रमाण है कि वो फॉर्म भी भरा था। और चौथी सबसे बड़ी बात है कि कोई दिशा निर्देश नहीं है चुनाव आयोग का, कोई वेबसाइट पर, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस।
आपने यह कहा कि 1 महीना का समय होगा, उसमें जिनके पास कागज होगा आप जमा करें, जिनके पास कागज नहीं होगा तो वो क्या करेगा? कोई दिशा निर्देश नहीं। उस समय आप कह दीजिएगा इसका कागज नहीं आया, नाम कट गया। नहीं, मतलब कागज तो अगर नागरिक है तो कागज तो होना जरूरी होना है। पड़ेगा निर्वाचन आयोग का। हाँ, नहीं राजकुमार जी, अगर कागज नहीं है तो फिर कैसे वोट दे पाएगा? कागज तो देखिए, दुख इसी बात का है कि आपने 11 जो दस्तावेज मांगे, हाँ, वो हैरान करने वाली बात है कि उसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, जिस पर आधार कार्ड पर इतना कोहराम मचाया गया, मतदाता पहचान पत्र के द्वारा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लगातार होते रहे हैं, और राशन कार्ड जिससे आप यह दावा करते हैं कि 80 करोड़ जनता को हम राशन देते हैं, इन आधारभूत तीनों चीजों को आप अमान्य बता रहे हैं। और मान्यता किसको दिया जा रहा है? पासपोर्ट को। अब बताइए बिहार की कितने जनता के पास पासपोर्ट होगी? इसके साथ साथ आप मान लें 10th का सर्टिफिकेट है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ है कि नहीं, जमीन के कागजात है कि नहीं। बिहार में अभी जो समाज नहीं, इस पे मैं भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ जोड़ना चाहूंगा, और ये शायद अहलावत जी ठीक से जवाब दे सकते हैं। अहलावत जी, जैसा इन्होंने बताया कि कई बातें बताई, ठीक है, ऊपर से जो मांगा जा रहा है, जैसे अब डेट ऑफ सर्टिफिकेट की बात है, ठीक है, अगर मैं अपना बताऊं तो मेरा नहीं है, नहीं बना। ऐसे तो बहुत लोग हमारे टाइम पे नहीं बना करता था। 10वीं की मार्कशीट से काम चल जाया करता था, आपको याद होगा पुष्पेंद्र भाई। हाँ बिल्कुल। वो भी ना हो, आप अपने यहाँ के प्रधान के पास जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो सत्यापित करके मोहर मार के दे सकता है। हाँ ठीक है। ये जो 11 की लिस्ट है, उसमें ऐसा नहीं कि 11 के 11 की मांगना है। मेरी पुष्पेंद्र भाई आपसे निवेदन रहेगा कि जो उन्होंने 11 मांगे हैं, जरा वो निकाल के एक बार इधर दिखा दीजिए। अरे मुझे नहीं देखना है, आपको मेरे पास तो आप ये चीज देखिए, आप एक चीज ये जो कह रहे कि चलिए हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं, और BLO जो है अपने आप से कुछ भी भरवा रहा है, क्या आपके कार्यकर्ता भी नहीं है? ऐसा क्या? जिस बस्तियों में आप कह रहे कि हमारा वोटर है, कि वो व्यक्ति हमारा वोटर है, क्या आपका विधायक या आपके उस जगह के जो विधायकी का इलेक्शन लड़ने के लिए जो तैयारी कर रहा है व्यक्ति, क्या वो अपने क्षेत्र में वोट बनवाने के लिए भी सक्रिय नहीं हो पाएगा? क्या मजाक कर रहे हैं? इन बातों से केवल वो यही प्रतीत होता है। ये बात ठीक है, क्योंकि जब वोटिंग का टाइम आता है, हार मान ली, ऐसा लगता है। हाँ, जब वोटिंग का टाइम आता है तो हर पार्टी के कार्यकर्ता आकर खड़े हो जाते हैं, ठीक है, चलिए वोट डालिए, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे पता रहता है कि अपने पक्ष में डलवाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो अब से ये काम क्यों नहीं करते आपकी? चलिए एक बार देखिए क्या कुछ है क्या नहीं है। नहीं, मैं जवाब दे दूं? पुष्पेंद्र जी देखिए, इसमें क्या क्लाउज लगा। आप जो 11 सूची है, अब पता नहीं भाई अभिषेक जी को पता है कि नहीं है उसमें क्या क्या है। उसमें जितने देखिए 85% दलित जो है बिहार का, जो जातीय जनगणना भी हुई थी उसका रिपोर्ट में बता रहा, 85% दलितों के पास जमीन ही नहीं है बिहार में। अब इस सीरियस इशू को समझिए, वो जमीन के कागजात कैसे लाएंगे? उसके पास तो है ही नहीं जमीन। तो ये जमीन अभी नहीं है या पहले से ही नहीं है उनके पास? पहले था ही, है ही नहीं। हाँ। अभी नहीं, मतलब उसके पास है ही नहीं जमीन। मतलब कमी आज अगर सत्ता पक्ष की है तो कमी आपकी भी रही पहले? नहीं रही, नहीं रही, वो बहुत उस पर तो फिर परंपरा में जाना पड़ेगा कि जमीन क्यों नहीं। हाँ। सत्ता और धर्म का हाँ। उस समीकरण को समझना पड़ेगा कि वो जो जातियां थी। चलिए ठीक है राजकुमार जी, मैं दोबारा आ जाऊंगा क्योंकि समय वाकई कम है। श्याम सलोनी, दूसरी बात मैं कह रहा, मैं आ जाऊंगा, अगला सवाल ले लूंगा क्योंकि दोनों श्याम सलोनी जी हैं, शशांक जी भी हैं, अभी तक जवाब नहीं हो पाया। श्याम सलोनी जी आप दे दीजिए। पुष्पेंद्र जी, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि विपक्ष कितना बेचैन है कि चुनाव आयोग ने इतने वोट काट दिए। तेलंगाना का इलेक्शन हुआ था, उससे पहले भी ये रिवीजन हुआ था, हजारों लाखों वोट कटे थे, लेकिन सरकार तो कांग्रेस की बनी थी। यदि वोट कटने थे तो सरकार भाजपा की बननी चाहिए थी, लेकिन वोट तो सरकार तो इनकी बनी। अब जो वोट कट रहे हैं तो ये कैसे कह सकते कि ये इनके वोटर हैं? इतना इनको कॉन्फिडेंस कैसे है? नंबर एक बात कि ये किस आधार पर ये प्रूफ दे सकते हैं कि ये जो वोट कट रहे हैं इनके हैं?
दूसरी बात, जब वोट कट रहे हैं, जैसा अभी एलावत जी ने कहा था, भाई आपके विधायक के दावेदार होंगे, जिला पंचायत के भी चुनाव होते हैं, अपने प्रधानी के भी चुनाव होते हैं, आपका प्रधान भी अपनी लिस्ट बनाता है, हर एक की लिस्ट बनती है, तो वो अपना प्रूफ दे सकते हैं ना, नहीं भाई ये मेरे वोटर हैं। बिल्कुल। आपके पास कोई तो प्रूफ होगा, या बंगाल से ला करके आपने वहां दिखा दिए, रहने वाले बंगाल के वोटर यहाँ दिखा दो अपने, तो ये तो नहीं चल सकता ना। तो चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव आयोग का गठन क्यों किया था? कांग्रेस ने किया था, निष्पक्ष चुनाव के लिए तो हुआ था। अब अगर चुनाव आयोग अपनी ड्यूटी निभा रहा है निष्पक्ष चुनाव की, तो इसमें गलत क्या है? दूसरी बात, यदि आपको चुनाव आयोग पर शक है, आप उसको नोटिस दीजिए। आपने अभी तक चुनाव आयोग को एक भी नोटिस नहीं दिया है, अगर दिया हो तो ये बताएं इनके नेता। अब आप विधानसभा में बात करते हो भाषण रैली पर, आप डिप्टी सीएम के बाद वहां सम्मानित विधायकों को, मंत्रियों को आप उनके चेले चपाटे बोलते हो, तो आप किसी को चेले चपाटे बोलोगे? कोई डिप्टी सीएम के चेले है क्या विधायक? जनता ने चुना है, लोकतंत्र में वो सुनकर क्या है, सम्मानित सम्माननीय है, आप कैसी भाषा बोल रहे हो? हाँ, और उम्मीद करते हो आप अच्छी भाषा बोल रहे हैं। श्याम सलोनी जी, एक बात और निकल के सामने आ रही थी, जैसे ये कहा जा रहा था कि बिहार के अंदर बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, ठीक है, तो सवाल ये था कि क्या आपको लगता है जहां बिहार में रोजगार के लिए बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जा रहे हो, वहां बांग्लादेशी जाएंगे? पुष्पेन जी देखिए, बिहार का नागरिक दूसरे राज्यों में जा रहा है, तो ये कोई बुराई नहीं है, बड़े बात नहीं। हमारे यूपी के भी जाते हैं, नहीं बिल्कुल बुराई नहीं, बिल्कुल बुराई नहीं है, लेकिन कहां से कितने जा रहे हैं ये भी तो मायने रखते हैं ना। एक तो ये बिहार की सरकार ही बतला सकती है कि अभी उनके यहाँ अभी चुनाव आयोग का चल रहा है, इस बार क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी इन्होंने कहा एक दो नेताओं के नाम लिए कि उनके विदेश में बेटा है, तो वो क्लियर हो जाएगा ना कि मैं यहाँ का हूँ, ये मेरा बेटा है, ये विदेश में उसका पूरा ब्यौरा दे देंगे वो। तो ये तो क्लियर हो जाएगा, वो उसका नाम नहीं कर सकता है। जो लोग बाहर चले गए नौकरी करने के लिए, अपनी मजदूरी करने के लिए, तो उनके गाँव के कुछ लोग होंगे, परिवार के सब तो नहीं गए होंगे भाई, घर खानदान में 2 लोग तो रहे होंगे, वो बताएंगे साहब ये है, उनसे आजकल तो ऑनलाइन सब काम चल रहा है, वो पूरा ब्यौरा दे सकते हैं अपना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, जो 100% फर्जी है, जो बना गए हैं अपने वोटर, तमाम नेता बना लेते हैं, उनकी चटनी हो रही है। अब जिसकी चटनी हो रही है उसको मालूम है कि मेरे वोट कट गए तो मैंने फर्जी बनाए थे, अब जिसके वोट फर्जी कट गए उसके पेट में दर्द होगा, अब वो चीखेगा चिल्लाएगा, उसने कहा कि गलत हो रहा है। गलत क्यों रहा है? क्योंकि उसने तो गलत किया था। अब अपने गलत को सही ठहराने के लिए अब ब्लैकमेलिंग पर आ गए हैं, अब कह रहे हम चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं, ये ब्लैकमेलिंग शुरू हो रही है। लेकिन ये भूल गए कि तब सरकार कांग्रेस हुआ करती थी जो खुद ब्लैकमेलिंग करती थी, अब सरकार मोदी जी की है। मोदी जी की ये पहली सरकार मैं अपने देश में देख रहा हूँ जिसमें हमारे नेता भी परेशान रहते हैं, वो एक पैसा नहीं कमा सकते, इतने ईमानदार व्यक्ति की नेता है, ऐसे सरकार है। तो इसमें सब तो कोई पहली, इसीलिए देश की जनता को विश्वास है मोदी जी का। ठीक है, ठीक है, परेशान है। अब तेजस्वी जी परेशान है, उधर ये लालू जी के लिए बहुत बोल रहे थे, बोले उनके कसीदे पढ़ रहे थे। तो भैया आप मुझे बता दीजिए, लालू जी को इतने सम्मानित थे, जनता ने उनको सम्मान किया, कई बार चुनाव जिताया, लालू जी ने क्या किया? आपने कहा उन्होंने सामंतवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अच्छी बात है, तभी तो उनको जनता ने विश्वास किया। लेकिन सामंतवादियों की लड़ाई लड़ते लड़ते लालू जी कब सामंतवादी बन गए? कब उनके राष्ट्रीय ठाट हो गए? इसकी जांच कौन करेगा? ठीक है, आज जो सामंतवादी, ठीक है श्याम सलोनी जी, और वैसे भी जो बातें, जो बयानबाजी विधानसभा के अंदर देखने को मिल रही है, बाहर से भी ऐसी बयानबाजी देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी तेज प्रताप यादव का बयान आया था कि अगर हम सदन में होते तो सम्राट चौधरी को बुखार चढ़ा देते। ठीक है, खैर ठीक है, जो भी चल रहा है अच्छी नहीं है। हाँ ठीक है, शशांक रंजन जी, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे, अभी क्योंकि बात आ जाती है पूरे इंडिया गठबंधन ने, उन्होंने एक साफ संदेश भी दे दिया कि हमारे जो सहयोगी हैं हम उनसे बात भी करेंगे, लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वही टूटने से लगे हुए हैं। जैसे हम केजरीवाल की बात करें तो साफ तौर पर कह दिया कि भैया हम अब इंडिया गठबंधन का पार्ट नहीं है। देखिए, समय के साथ यह तय हो जाएगा कि गठबंधन में कौन है कौन नहीं है।
सभी लोग अपनी अपनी पक्ष को रखने के लिए स्वतंत्र हैं और समय के साथ सभी लोग एक मंच पर दिखेंगे और सभी प्रकार के राष्ट्रवादी लोगों को एक मंच पर लेकर हम लोग चट्टानी एकता के साथ जनता के बीच जाएंगे और इस बार बिहार में हम लोग सरकार बनाकर बिहार के चहुमुखी विकास की नई पटकथा प्रारंभ करेंगे। लेकिन शशांक रंजन जी, वहां पर आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, तो उसने तो आपको हर जगह नुकसान ही पहुंचाया। इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई कैसे लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे गठबंधन में जितने लोग होंगे वे सभी लोग एक साथ आकर चट्टानी एकता के साथ जनता के बीच जाएंगे और मुद्दे की बात करते हुए सरकार बनाने की प्रस्ताव रखेंगे और जनादेश आने के बाद अगर हमारा पक्ष मजबूत होता है तो हम बिहार के विकास को नया आयाम देने का काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। अलावा जी, अभी ना एक बड़ी खबर जो थी वो सामने आई थी और वो भी किसी चैनल पर इंटरव्यू चल रहा था चिराग पासवान का। अभी आरोप लगा रहे थे तेजस्वी यादव कि अमित शाह आखिर क्यों कहते हैं कि चुनाव तक ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तो मैं वहां पर देख रहा था, चिराग पासवान ने साफ तौर पर खुलकर कहा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं कि बिहार की राजनीति में जो एनडीए का चेहरा हो सकता है वो चिराग पासवान हो सकते हैं? क्षमा कर रहे पुष्पेंद्र भाई, ये वो चुनाव जरूर लड़ेंगे पर चिराग पासवान जी को इस तरह के सपने नहीं देखने चाहिए। ये बीजेपी है और बीजेपी इतनी आसानी से किसी इतने छोटे पार्टनर को इतने बड़े पद पर लेके आने वाली है नहीं। हालांकि चिराग पासवान जी में बहुत प्रतिभा है परंतु इतने बड़े ख्वाब उन्हें नहीं देखने चाहिए। श्याम जी। जी, चिराग पासवान जी ने अपने इंटरव्यू में बड़ा स्पष्ट बोला है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मुझे पार्टी ने आदरणीय मोदी जी पूरा एनडीए का उन्होंने नाम दिया है, सामान्य सीट से चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। मैं लड़ूंगा और मेरे नेता नीतीश कुमार जी हमारे नेता है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ूंगा और उसमें कोई बुराई नहीं है। नेतृत्व अगर हमारे किसी कार्यकर्ता किसी को भी बोलता है आप लड़िए, यही तो अनुशासन है हमारे यहाँ, यही तो एनडीए परिवार का एकता और पूरा अखंडता में एकता रहती है, तभी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जब तक जनता को विश्वास है। बिल्कुल नहीं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा कि कोई केंद्र की राजनीति से राज्य की राजनीति में क्यों आएगा? नहीं, इसमें कोई बुराई क्या है? हाँ। कई बार ऐसे हादसे हुए हैं, कई बार ऐसा हुआ है। हाँ। हमारे यहाँ ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ। उनको चुनाव लड़ना है हमारे आदेश के ऊपर से और वो लड़ लेंगे और जीतेंगे। एक स्वस्थ सभी के व्यक्ति हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन विपक्ष को हम तो मौका देते हैं, विपक्ष को तो हम लोग उलझा के रखते हैं और विपक्ष उलझता है इन चीजों में। अब विपक्ष इसमें उलझा रहेगा कि देखिए चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नीतीश जी को नहीं बना, अभी उलझा रहेगा और हमको नहीं। श्याम सलोनी जी, वैसे अगर हम बीजेपी की रणनीति की बात करें तो बीजेपी वो रणनीति बनाकर चलती है जो भविष्य में भी उनके सामने किसी तरह की परेशानी ना आए। जैसे विपक्ष हमेशा सवाल उठा देता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में वो नीतीश कुमार के ऊपर टिकी हुई है। अगर बिहार के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, नीतीश कुमार की राजनीति बीजेपी पर टिकी रहेगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोगों की कयास है, जो विपक्ष के लोग हैं वो अपने कयास लगाते हैं तो उनको ऑक्सीजन इस तरीके से मिलती रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी डिपेंड है भारतीय जनता के ऊपर और जनता हमारे साथ है। एनडीए हमारा एक गठबंधन है और मजबूत गठबंधन है। जब एनडीए की आवश्यकता नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार में थी, तब भी हमने एनडीए को वही सम्मान दिया था जो आज हम दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हम मजबूत हो गए तो हमने अपने साथियों को छोड़ दिया, जैसा इंडिया गठबंधन में होता है। इसलिए आज इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ है और एनडीए मजबूत है। इसीलिए देश की जनता, बिहार में भी बिहार की जनता पुनः ठीक है नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। राजकुमार जी लास्ट कमेंट राजकुमार जी। देखिए पुष्पेंद्र जी, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कि कई बार हमारे जो भाई हैं चिराग पासवान, वो लगातार वो बोलते हैं कि मैं तो हनुमान, मोदी को हनुमान
अपने आप को घोषित करते रहते हैं। और एक समय यह भी देखा था कि उनके फ्लैट से निकाल के बाहर कर दिया गया था, अपने पापा का फोटो लेकर वो रोते हुए निकल रहे। तो तमाम तरह के अंतर्विरोध हैं। उस अंतर्विरोधों में वह अपनी सत्ता और बिहार की जनता वह क्या मैसेज देना चाहते हैं। नहीं, अभी राजकुमार जी अभी जिस तरीके से बिहार में कानून व्यवस्था चल रही है, तो चिराग पासवान ने तो उस पर भी सवाल उठाए थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र है, उसमें सबको अपनी बात रखने की आजादी है, सबको चुनाव लड़ने की आजादी है। लेकिन चिराग पासवान, आप समझिए इन चीजों को कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, एक ओहदा है उनका, और एक सरकार में वो शामिल है। लेकिन वो बार बार बिहार आने की बात करते हैं। तो बिहार में किसने आपको रोका? आओ ना भाई, आपका बिहार बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है, आप तो उन्हीं बातें सही है, करेंगे। ठीक है, ठीक है। समय की भी कमी है, समय की भी कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जो बिहार की सियासत है और बिहार विधानसभा में हंगामा जो देखने को मिल रहा है वो वाकई निंदनीय है। और पक्ष के विधायकों या फिर विपक्ष के जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, हाथापाई तक बात पहुंची, मार्शल को बीच में आना पड़ा, बाहर आकर जो तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए हैं, सीधे तौर पर जो एक उन्होंने कह सकते हैं कि साफ तौर पर सरकार को धमकी भी दी है कि अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहेगा और सरकार बेईमानी ही करेगी तो हम चुनाव बहिष्कार भी कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और जो सहयोगी दल है उनसे भी बात करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा वो कह रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।